एपिसोड 171। नीचे हॉल में आयशा और अभय आमने सामने बैठे हुए थे। उनके साथ में इस वक्त ऋषि, वेद और सायशा भी थे। जब से अभय वेदी मेंशन आया था तब से पूरे हॉल में सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई भी कुछ बोल ही नहीं रहा था। इतने में बेदी मैंशन की सर्वेंट गीता सभी के लिए कॉफ़ी ले आई। गीता ने जैसे ही ट्रे अभय की तरफ बढ़ाई तो ऋषि उस पर चिल्लाने लगा, तुमसे किसने कहा कि तुम सभी के लिए कॉफ़ी बना कर ले आओ? किसी से परमिशन ली तुमने? ऋषि को ऐसा मिसबिहेव देखकर सायशा बीच में बोली, और तुम कौन होते हो गीता को डांटने वाले? इसे मैंने कहा था कॉफ़ी बनाने के लिए, और इसे सैलरी भी इसी काम के लिए मिलती है कि ये मेरी मैंशन में आए हर गेस्ट की मेहमान नवाजी करें। तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं है इसे, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करके रखो, समझे? सायशा की कड़वी बातें सुनकर ऋषि को काफ़ी बुरा लगा, तो वो आयशा को देखने लगा इस उम्मीद से कि शायद वो अपनी बहन को कुछ कहेगी, मगर ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। आयशा चुपचाप बैठी हुई थी, एक टुक पेंटिंग को निहारती हुई। अभय की नज़र इस वक्त आयशा पर ही टिकी हुई थी। उसकी नज़रों को ऋषि ने पकड़ लिया था तो उसने गुस्से में आकर अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। तो यहाँ जो कुछ भी भौंकने आया है वो भौंक और दफ़ा हो यहाँ से। यूँ मेरी आयशा को मत निहार दो अपनी गंदी नज़रों से, समझा? ऋषि का इतना ही कहना हुआ कि आयशा और भाई सब उसे हैरानी से घूरने लगे, जो कुछ भी अभी अभी ऋषि ने अभय से कहा था। अब तक अभय भी अपना आपा खो चुका था। वो गुस्से से अपनी जगह से खड़ा हुआ और ऋषि की तरफ बढ़ा। इतनी देर में आयशा, सायशा और वेद भी ये समझ चुके थे कि अब आगे क्या होने वाला है। इससे पहले कि अभय ऋषि पर हाथ उठा पाता, अपनी आंखें मलते हुए सीढ़ियों से नीचे अयांश आ गया। मम्मा। अयांश की आंखों में अभी भी काफ़ी नींद भरी पड़ी थी। वो नींद में मम्मा बोला और आयशा की तरफ बढ़ा। अयांश को देखते ही अभय ने अपना हाथ नीचे कर लिया और अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया, क्योंकि वो ऋषि के साथ जो कुछ भी करने वाला था वो सब कुछ वो अपने बेटे के सामने नहीं करना चाहता था। ऋषि ने भी अयांश के सामने ज़्यादा तमाशा नहीं किया और फिर एक बार हॉल में सन्नाटा छा गया। आयशा ने अयांश को अपनी गोद में उठा लिया और हल्की सी मुस्कान के साथ उसने उससे कहा, क्या हुआ बेबी? आपको कुछ चाहिए था क्या? मम्मा को कॉल कर देते। आप नीचे क्यों आए खुद से? अक्सर नींद से जगने के बाद अयांश चिड़चिड़ा सा हो जाया करता था, इसलिए आयशा या उसके घर के बाकी सब लोग उससे फालतू के कोई सवाल जवाब नहीं किया करते थे और उसे पैम्पर किया करते थे ताकि उसका चिड़चिड़ापन कम हो सके। अयांश ने अपना सिर अपनी माँ के कंधे पर रखा और बोला, मुझे भूख लग गई है। आपने कहा था आप मेरे लिए खाना लाओगी, फिर क्यों नहीं लाई? अयांश अभी भी नींद में ही बड़बड़ा रहा था तो सायशा बोली, मैं आई थी आपके लिए लंच लेकर, लेकिन आप सो चुके थे बेबी, तो इसलिए मैंने आपकी स्वीट ड्रीम को डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। तभी आयशा बोली, आप रूम में वापस जाओ, मैं खाना लेके आ रही हूँ आपके लिए। इतना कहकर आयशा ने वेद को अपनी आंखों से इशारा करके अपने पास बुलाया। आयशा ने अयांश के टेम्पल पर किस किया और उसे वेद की गोद में देते हुए बोली, जाओ आप वेद अंकल के साथ
रूम में जाओ, मैं अभी आपके लिए आपका फेवरेट बर्गर बना कर लाती हूँ, ओके। आयशा ने अयांश को बड़े प्यार से समझाया। अयांश भी चुपचाप वेद की गोद में चला गया। ये देखकर ऋषि का तो खून ही खौल गया, क्योंकि इस तरह से कभी अयांश उसकी गोद के आने को तो राज़ी नहीं हुआ था, और ना ही आयशा ने कभी ऋषि को उसे गोद में उठाने की परमिशन दी थी। अभय का भी कुछ यही हाल था, मगर वो आयशा पर यूँ इस तरह से गुस्सा भी तो नहीं कर सकता था, इसलिए वो नॉर्मल ही रहा और कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। वेद और अयांश के जाने के बाद अभय ने डायरेक्टली आयशा से बात करनी शुरू कर दी। देखो आयशा, अनिरुद्ध खुद अयांश को लेके आया था, इन सब में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मुझे नहीं पता था कि अनिरुद्ध अयांश को घर लाने वाला है। मैं भी यूँ अचानक से अयांश को राठौड़ मेंशन में देख कर काफ़ी हैरान था। और रही बात मानव और कुसुम की मिसबिहेवियर की, तो उन दोनों को मैंने बहुत डांटा है। इनफैक्ट कुसुम को तो मैंने पहले ही पनिशमेंट दे दी है। आगे से वो भी अयांश के साथ इस तरह का कोई मिसबिहेव नहीं करेगी, और ना ही तुम्हारे साथ करेगी इस तरह का कोई मिसबिहेवियर। और अगर मेरी एब्सेंस में कुसुम ने ऐसी वैसी कोई हरकत करी, तो मेरी तरफ से तुम्हें खुली छूट है। तुम जो सज़ा चाहो कुसुम को दे सकती हो। बस अनिरुद्ध को माफ़ कर दो, उसका इंटेंशन गलत नहीं था। अभय ने आयशा के सामने अपनी पूरी बात रखी, मगर बदले में आयशा ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने उसे इग्नोर किया। आयशा का कोई जवाब ना पाकर ऋषि को अभय पर हंसी आ गई। ऋषि अभय का मजाक उड़ाने लगा। अब तो साबित हो गया है कि तू वाकई में एक नंबर का कुत्ता है। तूने इतना भौंका आयशा के सामने, मगर बदले में तुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला, क्योंकि अब आयशा की नज़रों में तू कोई मायने नहीं रखता। उसके लिए सिर्फ उसका बेटा मायने रखता है, समझा। ऋषि का इतना ही कहना था कि अभय ने अपना आपा खो ही दिया। उसने ऋषि का कॉलर कस के पकड़ लिया, तो बदले में ऋषि ने भी पलटकर अभय का कॉलर पकड़ लिया, एक हाथ से, और दूसरे हाथ से अभय के मुंह पर ज़ोर से एक मुक्का दे मारा। अभय भी पलटकर ऋषि पर वार करने ही वाला था कि इतने में आयशा की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी। इनफ, बहुत हो गया। अगर मैं किसी को भी पलटकर कोई जवाब नहीं दे रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गूंगी हूँ। ज़ुबान है मेरे पास, पलटकर जवाब दे सकती हूँ मैं, मगर मैं किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। आयशा अभय को गुस्से से घूरते हुए बोली, तो ऋषि की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे तो यही लग रहा था कि न जाने कब आयशा अभय को गेट आउट बोल दे। वो इसी ताक में था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, और आखिरकार वही हुआ जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। आयशा की आवाज़ हॉल में गूंजी, यहाँ तक कि अयांश और वेद के कानों तक भी उसकी आवाज़ पहुँच चुकी थी। गेट आउट ऑफ माई हाउस राइट नाउ। अभय को काफ़ी बुरा लगा जब आयशा ने उसे गेट आउट बोला। वो उससे हैरानी से घूरे जा रहा था, क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी आयशा से कि कभी वो उसे यूं अपने घर से निकालेगी, वो भी बेइज्जत करके। आयशा के गेट आउट कहने के बाद अभय वहाँ से जाने को हुआ, लेकिन तभी आयशा की आवाज़ फिर से उसके कानों में गूंजी। सुनाई नहीं दिया क्या तुम्हें? आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई हाउस राइट नाउ। इंग्लिश समझ नहीं आती है क्या तुम्हें ऋषि? आयशा ने जैसे ही ऋषि का नाम लिया, तो अभय वापस पीछे मुड़ा और आयशा को हैरानी से देखने लगा। इस वक्त ऋषि भी आयशा को हैरानी भरी नज़रों से ही घूरे जा रहा था।
उसे यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि असल में आयशा ने अपने घर से जाने के लिए उसे कहा था, अभय को नहीं। आयशा, तुम मुझे कह रही हो, मुझे कह रही हो अपने घर से जाने के लिए? मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना, लेकिन इसके साथ तो तुम्हारा कोई रिश्ता भी नहीं है, फिर तुम इसे क्यों फेवर कर रही हो? ऋषि आयशा से सवाल जवाब कर रहा था, तो एक बार फिर से आयशा उस पर चिल्लाई, लगता है तुमने सुना नहीं ठीक से जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। एक बार फिर से दोहरा रही हूँ कि मैं किसी को भी जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। आई बात समझ, मिस्टर ऋषि सिंह मल्होत्रा? और हाँ, अभय के साथ मेरा क्या रिश्ता है और क्या नहीं, ये तुम्हारा मैटर नहीं है। तुम्हारा मैटर ये होना चाहिए कि तुम मेरे दोस्त बनने के लायक हो या नहीं। आयशा ने एक और बात ऐड करी, जिसे सुनने के बाद ऋषि का ईगो बुरी तरह से हर्ट हो गया। ऋषि आयशा को नफरत से घूरते हुए वहाँ से चला गया। अब बस हॉल में आयशा, सायशा और अभय ही बचे थे। आयशा ने अभय से कहा, तुम्हारे भाई के इंटेंशन अच्छे थे या बुरे? तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट था या नहीं? दिस इज़ नॉट माई कंसर्न, बट माई ओनली कंसर्न इज़ यू स्टे अवे फ्रॉम माई सन। गॉट इट? अभय ने भी आयशा की कही बात की इज्जत करी और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आयु से दूर रहने की, बट यू ट्रस्ट मी, मेरा और मेरे भाई का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है आयु को नुकसान पहुंचाने का। आयु मेरे लिए मानव जैसा है, इनफैक्ट मानव से बढ़कर है। ये लास्ट लाइन उसने थोड़ा सा दबाव डालते हुए कही, तो आयशा और सायशा उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूरने लगे। तिरछी मुस्कान के साथ अभय आयशा की तरफ बढ़ा और एक कदम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं सच जानता हूँ, सच तुम भी जानती हो, सायशा भी जानती है कि आयु मेरा बेटा है, मेरा अंश है वो। मैं जब चाहूँ उस पर अपना हक जता सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, क्योंकि आयु से पहले मेरा हक तुम पर है। मुझे तुम चाहिए, तुम्हें मेरी ज़िंदगी में वापस आना होगा। बहुत तड़पा हूँ मैं तुम्हारे लिए, एंड आई एम श्योर कि तुम भी मेरे लिए बहुत तड़पी हो इतने सालों में। एम आई राइट? अभय को इतना कॉन्फिडेंट देख आयशा और सायशा को समझने में देर नहीं लगी कि अभय सच जान चुका है और ज़रूर उसके पास कोई प्रूफ है जिससे ये साबित हो सकता है कि अयांश उसका ही बेटा है। और अब वो दोनों और ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकती अभय से, इसलिए वो दोनों अपनी नज़रें चुराने लगी। नज़रें चुराने से कुछ नहीं होता स्वीट हार्ट, नज़रें चुराने से सच नहीं बदलता है कभी। अयांश मेरा बेटा है और मैं उसका पिता हूँ। बाप बेटे को तुम अलग नहीं कर सकती, और मैं भी माँ बेटे को अलग नहीं करूँगा। देखा है मैंने, अयांश बहुत प्यार करता है तुमसे और तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। मैं तुम दोनों को ही अलग नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूँ, ताकि हम दोनों मिलकर हमारे बेटे को अच्छी ज़िंदगी दें जिसका वो हकदार है। अभय ने ये सब बातें आयशा की आंखों में आंखें डालते हुए कही। आयशा की आंखों में अभय डर को साफ महसूस कर पा रहा था, अयांश को खोने का। तुम्हारे मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे अभय। अयांश तुम्हें कभी अपना पिता नहीं मानेगा, और जो कोई भी उसकी माँ को रुलाता है ना, अयांश उस इंसान का जीना मुश्किल कर देता है। इसलिए दूर रहो तुम मेरी बहन से भी और अयांश से भी। इसी में भलाई है तुम्हारी। सायशा बीच में बोली। उसका बोलना अभय को काफ़ी अखर रहा था, क्योंकि वो माँ बाप के बीच में बोल रही थी। मानता हूँ कि आयशा और मेरे बीच पति पत्नी का रिश्ता अब नहीं रहा, मगर हमारे बीच में एक ऐसी डोर है
जिसने हमें जोड़ कर रखा है, और वो डोर है हमारा बेटा। और अयांश को मानने ना मानने से क्या हो जाएगा, हकीकत तोड़ा ना बदल जाएगी कि वो मेरा बेटा है। मैंने एक पल नहीं गुजारा है अपने बेटे के साथ, ना ही 1 मिनट की बात करी है उससे सुकून के साथ, मगर फिर भी मुझे उससे लगाव है। और ये लगाव मुझे अभी नहीं हुआ है। जब मैं अयांश से पहली बार मिला था एयरपोर्ट पर, और मुझे हकीकत पता नहीं थी कि वो मेरा बेटा है, तब से मुझे उससे लगाव है। अभय ने आयशा को अपनी बात क्लियर करी तो वो आयशा को देखने लगी कि शायद से वो कुछ बोलेगी, मगर आयशा ने कुछ कहा ही नहीं। वो बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। लेकिन तभी अभय की आवाज़ आयशा के कान में पड़ी, अगर तुम प्यार से नहीं मानी तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ अयांश की कस्टडी के लिए केस की लड़ाई लड़नी होगी। तो आयशा के चलते कदम रुक गए जब उसने अभय की ये बात सुनी। वो वापस पीछे मुड़ी और बोली, जस्ट गो टू हेल। डरती नहीं हूँ मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से। तुम्हें जो करना है तुम कर लो, हाथ तुम्हारे फिर भी कुछ नहीं आने वाला, मिस्टर अभय सिंह राठौर। इतना कहकर आयशा वहाँ से चली गई। एपिसोड 172। एक हफ्ते बाद राठौर मैंशन में। इस वक्त कुसुम बुरी तरह से पकड़ाई हुई थी जब से उसे ये बात पता चली थी कि अयांश अभय और आयशा का बेटा है। वहीं गीतांजलि और जानकी देवी उनकी तो खुशियों का ठिकाना ही नहीं था। वो दोनों बुरी तरह से तरस रही थी अयांश को अपने गले से लगाने के लिए, उसे लाड करने के लिए। वो दोनों के दोनों हॉल में बैठकर अयांश के बारे में बातें कर ही रही थी। जानकी गीतांजलि से बोली, नक्श तो छोटे लाड़े सर के बिल्कुल हमारे अभय पर गए हैं। तो गीतांजलि बोली, हाँ मासा बिल्कुल सही कह रही हैं आप, नक्श तो अयांश के अभय पर ही गए हैं, मगर हरकतों पर तो बिल्कुल आयशा पर ही गया है। गलत तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करता है, जैसे आयशा नहीं करती है। मगर कुछ भी कहो आप, प्यारा बहुत है हमारा अयांश। हाँ, और नाम भी घड़ा चोखा रखा है छोरी ने अपने छोरे का, अयांश। तो जानकी ने भी हामी भरी। वहीं थोड़ी दूरी पर बैठी कुसुम ये सब काफ़ी देर से सुन रही थी और अब उसका खून भी खौलने लगा था अयांश का बार बार जिक्र सुनने से। मासा, दादी सा, आप दोनों तो थाली की पैंगन निकली। पहले तो आप दोनों की ज़ुबान मानव मानव करके नहीं थकती थी, और अब उस नाजायज़ बच्चे के लिए आप दोनों के दिल में बड़ा प्यार उमड़ रहा है। कुसुम ने नफरत भरे लहजे में उन दोनों से जब ये बात कही तो वो दोनों उसे बड़ी बड़ी आंखों के साथ घूरने लगी हैरानी से। क्या, ऐसा क्या देख रही हैं आप दोनों हमें? हम जो कुछ भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, नाजायज़ बच्चा है वो, क्योंकि अभय और आयशा, उस आयशा के बीच शारीरिक संबंध तो कभी बने ही नहीं थे। हर वक्त वो दोनों के दोनों झगड़ते रहते थे। फिर आप लोगों की सोचिए ना कि वो बच्चा आया कहाँ से, क्योंकि अभय ने तो कभी उस लड़की को छुआ तक नहीं। फिर कुसुम बिना रुके इतना कुछ बोल चुकी थी कि जितना उसे बोलने में शर्म नहीं आई, उतना गीतांजलि और जानकी को सुनने में शर्म आ गई। तब तक वहाँ पर अभय अनिरुद्ध भी आ चुके थे और उन दोनों ने कुसुम की कही हुई वो सारी बातें सुन ली थी। से अगेन, पीछे से अभय की आवाज़ कुसुम के कानों में पड़ी। वो और अनिरुद्ध सीधा चलकर कुसुम के सामने आकर खड़े हो गए। फिर कहना ज़रा, क्या कहा तुमने अभी अभी आयशा के और मेरे बेटे के लिए? इस बार अभय की आवाज़ काफ़ी रूड थी कुसुम के साथ। तो कुसुम ने भी बिना डरे हुए अभय को पलटकर जवाब दिया, वही कहा हमने अभी जो आपने सुना। हम बार बार दोहराएंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपने वो सब कुछ सुन लिया है। कुसुम का इतना ही कहना था कि अभय ने उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज़ था कि कुसुम के होठों से खून निकलने लगा। अभय तो अब उस पर दोबारा हाथ उठाने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने उसे ऐसे करने से रोक दिया। भाई, कुसुम पर हाथ उठाने से कुछ नहीं होने वाला। ये वो कीचड़ है जिस पर आप पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप पर ही आएंगी। फिर क्यों आप लग रहे हैं इसके मुंह? अनिरुद्ध अभय को समझाने लगा, मगर वो तो अब भी कुसुम को ही घूरे जा रहा था गुस्से से, जैसे उसे गुस्से से कच्चा ही चबा जाए। एक और शब्द निकाला ना तुमने अगर मेरे बेटे और आयशा के खिलाफ, तो तुम्हारे सारे दांत बाहर निकाल दूंगा। आई बात समझ?
और ये बात बहुत अच्छे से जान चुकी ही होगी कि जो मैं कहता हूँ वो मैं करता ज़रूर हूँ, तो अपना मुंह खोलने से पहले 1000 बार ज़रूर सोच लेना। अभय ने कुसुम को चेतावनी दी तो उसने हल्का सा अपना सिर हिला दिया, क्योंकि उसे वो वाला इंसिडेंट याद आ गया जब अभय ने उसे गंजा कर दिया था। अयांश मेरा बेटा है, राठौड़ खानदान का वारिस है, मेरा खून है, और मैं मेरे बेटे को बहुत जल्द उसके असली घर में वापस लेकर आऊँगा, और इस घर की मालकिन को भी। तो तुम अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अभय ने कुसुम की आंखों में देखते हुए उससे ये सब कहा तो उसका खून खौलने लगा। तभी उसकी नज़र कॉरिडोर पर खड़े मानव पर पड़ी। उसके चेहरे पर भी काफ़ी दिनों से उतरा हुआ था, जब से उसे ये पता चला था कि उसके डैड यानी कि अभय अयांश के ही भी पापा हैं, और इसी बात को लेकर उसे हमेशा डर सताया हुआ रहता था कि न जाने किस दिन अभय अयांश को घर लेके आ जाए और धीरे धीरे मानव की जगह अयांश को दे दे। मानव के मन की बात और उसका डर कुसुम बहुत अच्छे से भाप चुकी थी। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने अभय से कहा, अभय तो आप ही कहना चाहते हैं कि क्या कि मानव आपका सगा बेटा नहीं है? क्योंकि जस्ट अभी आपने कहा कि अयांश आपका खून है, राठौड़ खानदान का वारिस है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मानव आपका कुछ नहीं है, मानव आपके लिए सिर्फ एक खिलौना है जो आपके खाली टाइम में आपका मन बहलाता है। कुसुम की इतनी सी अटपटी सी बात अचानक से सुनकर अभय सोच में पड़ गया कि आखिर अचानक से कुसुम ऐसी बातें क्यों कर रही है, और उसने इन सब में मानव को क्यों घसीट लिया। मगर अचानक से उसने कुसुम के होठों पर मुस्कान नोटिस कर ली, जिससे उसे 1 मिनट भी नहीं लगा ये समझने में कि उसने उससे मानव को लेकर ऐसी बात क्यों कही है। मानव की चिंता तुम मत करो, मानव मेरा बेटा है, मुझ पर गया है, बहुत समझदार है मानव। तुम देख लेना, वो अयांश को अपने छोटे भाई के रूप में एक्सेप्ट कर लेगा। मैं बहुत प्राउड करता हूँ मानव पर। मेरा मानव कभी मेरी होप्स को डाउन नहीं करेगा। अभय ने कुसुम से कहा कॉन्फिडेंस के साथ। तभी इतने में मानव भी नीचे हॉल में आ गया। डैड। मानव की आवाज़ अभय के कान में पड़ी। अभय ने मानव की तरफ देखा। वो उससे थोड़ा सा दूर खड़ा था। अभय मानव के पास बढ़ा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। क्या बात है बेटा, तुम इतने अपसेट क्यों हो? किसी बात को लेकर परेशान हो क्या आप? पापा को बताओ। क्या बात है बेटा? अभय ने मानव के बालों को सही करते हुए उससे पूछा, मगर मानव ने कोई जवाब नहीं दिया। बोलो बेटा, क्या बात है? आप बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? अभय अब मानव पर दबाव बनाने लगा, तो उसने मायूस होकर जवाब दिया, क्या आप उस लड़के को इस घर में ले आओगे? मानव का ये सवाल सुनकर अभय और अनिरुद्ध को समझने में ज़रा भी देरी नहीं लगी कि वह कहना क्या चाह रहा है। बेटा ये कैसा सवाल है, और आप अयांश को लड़का क्यों कह रहे हो? वो आपका भाई है। ऑफ कोर्स अब वो इसी घर में रहेगा हमारे साथ, और अयांश की मम्मी यानी कि आपकी वो दीदी, क्यूट सी दीदी, प्रीटी दीदी, वो भी हमारे साथ इसी घर में रहेंगी। ओके, सो यू हैव टू एडजस्ट। अभय ने मानव को समझाया, मगर उसने इसे नीचे कर लिया मायूसी में, क्योंकि वो तो राज़ी था ही नहीं अयांश को अपने भाई के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए। तभी डोरबेल बजी और अभय का दोस्त एडवोकेट शेखर घर में दाखिल हुआ। हेलो, शेखर ने सभी को ग्रीट किया। तभी अनिरुद्ध ने मानव से कहा, मानव जाओ बेटा, आप अपने रूम में जाओ। तो उसे उसके रूम में जाना पड़ ही गया। मानव के वहाँ से जाते ही शेखर अभय से बोला, पेपर्स रेडी हो गए हैं कस्टडी के, तो कहे तो भाभी के एड्रेस पर भिजवा दूँ मैं ये पेपर्स। शेखर ने जैसे ही आशा को कहा भाभी कहा, वैसे ही कुसुम का खून खौल उठा। उसने बड़ी ही बड़ी आंखों के साथ शेखर को घूरते हुए कहा, तुम्हारी भाभी हम हैं, वो आयशा नहीं। कुसुम की ये बात सुनकर शेखर को हंसी आने लगी, मगर उसे जहाँ तक याद था अभय और कुसुम के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के पेपर्स तो उसने खुद ही बनाए थे 7 साल पहले, इसीलिए उसे कुसुम पर हंसी आ रही थी, मगर वो खुल के हंस नहीं पा रहा था बेचारा। लेकिन कुसुम, मुझे कभी तुमसे भाभी वाली फीलिंग आई ही नहीं, जो फीलिंग मुझे आयशा भाभी से आती है आज भी। कहने को तो भाभी मेरी जूनियर थी, मगर उनका एक अलग ही ऑरा और है आज भी। एंड यू नो व्हाट, अभय और आयशा भाभी आज भी बहुत जचते हैं साथ में। शेखर ने कुसुम से ऐसी बात कहकर अब उसके अहंकार को और भी ज़्यादा आग लगा दी थी। इससे पहले कि कुसुम सारा का सारा माहौल ख़राब कर पाती, अनिरुद्ध बोला, मासा शेखर के लिए चाय ले आई है और कुछ स्नैक्स भी। इतना कहकर उसने गीतांजलि को किचन में भेज दिया और जानकी वहीं बैठ गई। शेखर, मुझे लगता है कि
मुझे आयशा से पर्सनली बात करनी चाहिए इस बारे में दोबारा। मे बी वो मेरी बात इस बार मान जाए, और अगर वो इस बार राज़ी नहीं हुई तो उसके बाद हमें उसे कस्टडी के पेपर्स भेजने ही होंगे मजबूरन। अभय ने शेखर से ये बात कही। कहीं ना कहीं शेखर को अभय की बात सही भी लग रही थी, क्योंकि वो भी नहीं चाहता था कि अभय और आयशा कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ें। कुछ देर बाद शेखर वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद अभय सीधा अपने रूम में चला गया और अनिरुद्ध मैंशन से बाहर। कुछ देर ड्राइव करने के बाद अनिरुद्ध कैफ़े पहुंचा, जहाँ कोई उसका पहले ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। इधर उधर नज़रें दौड़ाने के बाद अनिरुद्ध की नज़रें विंडो के पास बैठी लड़की पर पड़ी, जो इस वक्त अपने फ़ोन में बिजी थी। अनिरुद्ध सीधा उस लड़की के पास चला गया और बोला, हेलो सायशा। अनिरुद्ध की आवाज़ सुनते ही सायशा ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा था। उसने अपना फ़ोन टेबल पर रखा और रूडली बोली, क्यों बुलाया है तुमने मुझे यहाँ? मैं तुमसे मिलना चाहता था, इसलिए बुलाया है। अनिरुद्ध ने भी काम वॉइस में उसे जवाब दिया। काम क्या है तुम्हें मुझसे, ये बताओ। सायशा सीधा पॉइंट पर आ गई। ये क्या बात हुई? झगड़ा, जंग, नफरत भाई और भाभी के बीच हुई है, और तुम मुझसे नाराज़ हो रही हो? इन सब में मेरा क्या दोष है? अनिरुद्ध अपनी चेयर पर बैठते हुए उससे बोला, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी बहन का गुनहगार है, यानी कि तुम्हारा पूरा परिवार मेरी परिवार का गुनहगार है। इसलिए तुम भी दोषी हो उतने ही जितना दोषी तुम्हारा भाई है और तुम्हारा पूरा परिवार है। इतना कहकर सायशा वहाँ से उठकर जाने लगी, मगर अनिरुद्ध ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकती। पहले तुम्हें मेरी पूरी बात सुननी होगी, मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तुम भी मुझसे सवाल जवाब कर सकती हो, तुम्हें भी पूरा हक है, मगर आज हमें बात करनी होगी। अनिरुद्ध ने भले ही सायशा की कलाई पकड़ी हुई थी, मगर उसके बात करने के लहजे में ज़रा सा भी गुस्सा नहीं था। अब अनिरुद्ध पुराना वाला अनिरुद्ध रहा ही नहीं था, जो बात बात पर गुस्सा किया करता था, शॉर्ट टेम्पर्ड था। अब तो वो पूरी तरह से बदल चुका था। उसके अंदर का बदलाव सायशा नोटिस कर पा रही थी काफ़ी दिनों से। सायशा वापस अपनी चेयर पर बैठ गई। काफ़ी देर तक उनके बीच सन्नाटा रहा। तभी वहाँ पर वेटर आ गया उनका ऑर्डर लेने के लिए। सायशा कुछ भी खाने से साफ मना कर दिया, मगर तभी अनिरुद्ध ने वेटर से कहा, मैडम के लिए बर्गर और साथ में ऑरेंज जूस। ये बात अनिरुद्ध ने सायशा को निहारते हुए कही। सायशा अनिरुद्ध को हैरानी से देख रही थी, क्योंकि उसे विश्वास करने में राज़ी ही नहीं थी कि अनिरुद्ध को आज भी याद था कि सायशा हमेशा अपने लिए बर्गर और साथ में ऑरेंज जूस ऑर्डर किया करती थी। और सर, आपका क्या ऑर्डर है? वेटर ने अनिरुद्ध से पूछा, तो उसने बिना वेटर की तरफ देखे जवाब दिया, बर्गर एंड ऑरेंज जूस। इस वक्त भी अनिरुद्ध सायशा को ही निहारे जा रहा था। उन दोनों का ये सिलसिला काफ़ी देर तक चलता रहा। उन दोनों को उनकी इस आई अट्रैक्शन से आयशा का फ़ोन कॉल लेके आया बाहर। स्क्रीन पर बेबी विद रेड हार्ट इमोजी फ्लैश हुआ, तो अनिरुद्ध को काफ़ी हर्ट हुआ ये देख कर कि आयशा की ज़िंदगी में पहले से ही कोई और मौजूद है। उठा लो, कुछ इम्पोर्टेंट होगा, अनिरुद्ध मायूसी भरे स्वर में बोला। तो वो समझ गई कि अनिरुद्ध को मायूसी की वजह क्या है। हल्की सी मुस्कान के साथ आयशा ने वो पिक करी। यस बेबी, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? बेबी, एक्चुअली मैं अभी बाहर आई हूँ किसी ज़रूरी काम से, थोड़ी देर में वापस लौटूंगी घर, ओके? अरे बच्चे, मैंने आपको इसलिए नहीं जगाया था क्योंकि आप सोए कर रहे थे ना। सायशा के बात करने के तरीके से बात कर रही थी, तो अनिरुद्ध को थोड़ा थोड़ा समझ में आ चुका था कि उसे कॉल किसने किया है। ओके बेबी, मैं आपके लिए ले आऊँगी। अब आप आराम करो, जाके खेलो कूदो, शैतानी करो, बस अपनी माताश्री को तंग मत करना। सायशा जिस तरह से समझा रही थी, उससे अब अनिरुद्ध को यकीन हो चुका था कि वो देवी कोई और नहीं बल्कि आयांश था। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? कब आया वो? इस बार सायशा की आवाज़ में चिंता सुनाई दे पड़ रही थी। मैं अभी आ रही हूँ, हाँ? कॉल एंड कर। सायशा वहाँ से लेट कर जाने लगी, मगर एक बार फिर से अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसके दोनों कंधों को पकड़ कर उससे बोला, क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? तुम्हारा भाई बेदी मेंशन में है इस वक्त। मेरी बहन और आयांश वो दोनों अकेले हैं इस वक्त घर पर।
अगर तुम्हारे भाई ने कुछ कर दिया उन दोनों को तो। सायशा काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो रही थी इस वक्त। उसे कम डाउन करने के लिए अनिरुद्ध ने उसे वापस चेयर पर बैठाया और बोला, रिलैक्स भाई, ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाभी और अयांश के साथ। वो दोनों तो ज़िंदगी है मेरे भाई की। अच्छा, ज़िंदगी है? तब नहीं थी मेरी बहन तुम्हारे भाई की ज़िंदगी जब उसने मेरी बहन को तलाक के कागज़ों पर साइन करवाया था, वो भी गन पॉइंट पर। आयशा अनिरुद्ध पर इतनी बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि कैफ़े में बैठे सभी लोग उन्हें ही देखने लगे। शांत हो जाओ यार प्लीज़, तमाशा मत करो यहाँ, सब हमें ही देख रहे हैं। धीमी आवाज़ में अनिरुद्ध उसे समझाने लगा तो सायशा ने अपना मुंह दूसरी ओर फेर लिया। हाँ तो देखने दो, लोगों को भी तो पता चलना चाहिए तुम्हारे भाई अभय सिंह राठौड़ के बारे में कि कैसे उसने अपनी जिम्मेदारी उठाने से साफ इनकार कर दिया था और अब सालों बाद उसे जिम्मेदारी पर हक जता रहा है वो। सायशा फिर से चिल्लाते हुए बोली तो अनिरुद्ध इधर उधर लोगों को देखने लगा। तभी वहाँ पर दो लड़के चल कर आए उनके पास और सायशा से बोले, क्या क्या बात है मैडम, कोई प्रॉब्लम है क्या? इससे पहले कि सायशा उन दोनों लड़कों को कुछ जवाब दे पाती, अनिरुद्ध बीच में बोल पड़ा, ये हमारा आपसी मामला है, यू स्टे आउट ऑफ इट। अनिरुद्ध को इस तरह से बिहेव करते देख सायशा आवाज़ से उठकर चली गई। अनिरुद्ध ने उन दोनों लड़कों को आंखें दिखाई और फिर वो भी सायशा के पीछे पीछे चला गया। सायशा अपनी गाड़ी में बैठने वाली थी कि तभी अनिरुद्ध ने उसकी कलाई पकड़ ली और बोला, जहाँ जाना चाहती हो मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेके चलूँगा। उसने सायशा के ड्राइवर से कहा, गाड़ी बेदी मैंशन ले आओ, मैडम मेरे साथ जा रही हैं। फिर अनिरुद्ध सायशा का हाथ पकड़कर अपनी गाड़ी की ओर ले गया। मगर कमाल की बात तो ये थी कि सायशा ने अनिरुद्ध की इस हरकत पर कोई रिएक्ट नहीं किया और चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। अनिरुद्ध नहीं ड्राइवर सीट पर बैठ गया और अनिरुद्ध भी ड्राइवर सीट पर बैठ गया और उससे पूछा, कहाँ जाना चाहती हो? बिना अनिरुद्ध की तरफ देखे सायशा ने जवाब दिया, बेदी मैंशन, वहाँ मेरी बहन और अयांश दोनों अकेले हैं, उन्हें मेरी ज़रूरत होगी। सायशा की बात सुनकर अनिरुद्ध हैरानी से उसे देखने लगा। वो उससे बोला, कम ऑन सायशा, भाई अयांश और भाभी को खा नहीं जाएंगे, वो तीनों एक फैमिली हैं, तुम्हें उनके बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनिरुद्ध की बात सुनकर सायशा उसे गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ मुड़ी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हुई थी कि एक पल के लिए अनिरुद्ध डर गया। और तुम्हें मुझे ऑर्डर देने का कोई हक नहीं है, समझे? सायशा गुस्से से अनिरुद्ध पर दहाड़ी तो वो चुप हो गया और चुपचाप ड्राइव करने लगा। वहीं वेदी मैंशन में इस वक्त अभय आयशा के काफ़ी नज़दीक बैठा हुआ था, मगर सायशा की आंखों में सिर्फ नमी थी। प्लीज़ आयशा, मुझे ज़िंदगी में लौटाओ, आई प्रॉमिस, मैं अयांश को सारी खुशियाँ दूंगा जो वो डिज़र्व करता है। मैं मेरे बच्चे को उसका हक देना चाहता हूँ, प्लीज़ मान जाऊँ, इसे छोड़ दो और मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। आयशा के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उससे बोल रहा था। तभी आयशा ने गुस्से से आकर अपना हाथ झटक दिया और सोफे से खड़ी हो गई। ऊपर कॉरिडोर से खड़े होकर अयांश सब कुछ देख रहा था कि किस तरह अभय उसकी माँ को मनाने की कोशिश में लगा हुआ था। आयशा प्लीज़, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? क्यों मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुमसे अयांश के लिए लड़ूं, तुम पर केस करूं? अभय ने गुस्से में अपना आपा खो दिया और ज़ोर से आयशा की बाजू पकड़ ली। मुझे दर्द हो रहा है, आयशा भावुक स्वर में अभय से बोली। अचानक अपनी माँ को रोती हुई आवाज़ सुनकर अयांश को गुस्सा आ गया। वो भागता हुआ सीढ़ियों से नीचे आ गया। मम्मा, अयांश ज़ोर से चिल्लाया तो अभय ने आयशा की बाजू छोड़ दी। अयांश अपने बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर आयशा की आंखें नम हो गई। वहीं अयांश अपनी माँ के पास भागता हुआ आया। मम्मा, आर यू ओके? क्या ये अंकल आपको बॉदर कर रहे हैं? आयशा के आंसू पोंछते हुए अयांश उससे बोला तो आयशा ने उसे अपने गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वहीं अयांश इस वक्त अभय को गुस्से से घूर रहा था। वो बोला, आपकी वजह से मेरी मम्मा रो रही है, मैं आपको सू करूँगा, फिर आप भी रोओगे मेरी मम्मा की तरह। अभय के लिए अयांश के मन में नफरत देखकर आयशा मुस्कुराई और अपने मन में बोली, मेरा बेटा मेरी आंखों में आंसू नहीं देख सकता है, इसलिए मुझे ये रोने का नाटक करना पड़ा ताकि अभय को मैं उसकी असली जगह दिखा सकूं। बड़ा आया मेरे बेटे
पर अपना हक जताने वाला। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं तो बस आपकी मम्मा से ये कह रहा हूँ कि वो मेरी लाइफ में कम बैक कर ले। आप मेरे बेटे हो, मैं आपका पापा हूँ। अभय ने नरम सुर में अयान से कहा तो वो चिढ़ते हुए बोला, जानता हूँ कि आप मेरे पापा हो, जिन्होंने 7 ईयर्स को मेरी मम्मा को लीव कर दिया था और मानव की मम्मा के साथ मैरिज कर ली थी। और अब जब आपको पता चला कि आयु भी एग्जिस्ट करता है, तो अब आयु और आयु की मम्मा पर अपना राइट दिखा रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। हम नहीं चाहते कि आप हमारी लाइफ में कम बैक करो। मी एंड मम्मा आर हैप्पी विदाउट यू। अयांश के दिल में अपने बाप के लिए नफरत देखकर आयशा को काफ़ी सुकून मिल रहा था। अपने बेटे का अटेंशन पाने के लिए वो फिर से सिसकने लगी तो अयांश बोला, मम्मा आप रो मत, आपके साथ मैं हूँ और आपके साथ ही रहूँगा। मुझे आपसे कोई नहीं छीनेगा, कहीं नहीं जाऊँगा मैं आपको छोड़कर। तो आयशा ने उसे और ज़्यादा कस के गले लगा लिया। इतने में घर का दरवाज़ा खुला और सायशा और अनिरुद्ध घर के अंदर दाखिल हुए। अपनी आंखों के सामने का नज़ारा देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये सब क्या हो रहा है? कोई कुछ बताएगा हमें कि यहाँ पर चल क्या रहा है? सायशा की आवाज़ आई तो आयशा अपनी जगह पर खड़ी हो गई अपने आंसू साफ करते हुए। कोको मासी, ये अंकल मेरी मम्मा को रुला रहे हैं। आप इनसे कहो कि हमारे घर से जाएं, हमें इनका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। सायशा से इरिटेट होकर बोल रहा था, मगर उसके शब्दों को सुनकर दिल में दर्द अभय को हो रहा था। अनिरुद्ध को भी अयांश के शब्द सुनकर काफ़ी बुरा लगा अपने भाई के लिए, लेकिन पास्ट में जो नाइंसाफ़ी अभय ने आयशा के साथ करी थी, उस लिहाज से वाकई में अभय को कोई हक नहीं था अयांश पर अपना अधिकार जताने का। और यही बात अनिरुद्ध अपने भाई को काफ़ी टाइम से समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर अभय अब किसी की भी सुनने को राज़ी नहीं था। उसने तो अब ठान ही लिया था कि वो आयशा से अपने बेटे को छीन कर ही दम लेगा। भाई चलिए, चलते हैं यहाँ से। अयांश ने खुद कहा है कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता है, तो फिर यहाँ रुक कर आप कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आप और बेइज्जती मत करवाइए अपनी। अनिरुद्ध अभय को वहाँ से ले जाने लगा, मगर अभय अपनी जगह से हिला तक नहीं और आयशा को एक टुक कुटते हुए बोला, मेरा बेटा मैं तुमसे लेकर ही रहूँगा। तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम पर केस करूँ अपने बेटे की कस्टडी के लिए, तो यही सही, अब तुम मुझे कोर्ट में ही मिलना। उसके बाद अभय वहाँ से चला गया। अनिरुद्ध और अभय के वहाँ से जाने के बाद अयांश अपनी माँ से बोला, मम्मा क्या वो मुझे आपसे दूर ले जाएंगे? अयांश के मुँह से ऐसी बातें सुनकर आयशा का दिल घबराने लगा, मगर वो आयशा ने अपने चेहरे पर नहीं लाने दिया। वो हल्की सी मुस्कान के साथ अयांश को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, आप मम्मा के बेबी हो और मम्मा के बेबी ही रहोगे। कोई आपको मुझसे नहीं छीन पाएगा। मम्मा आपको कहीं नहीं जाने देगी, ओके, सो डोंट वरी। अपने बेटे को तसल्ली देने के बाद आयशा उसे अपने कमरे में ले आई और उसे वापस बेड पर लेटा दिया। बेबी दोपहर हो गई है, अब एक नींद ले लो, मम्मा भी आ रही है। इतना कहकर आयशा कमरे से बाहर चली गई। नीचे हॉल में तो सायशा पहले से ही आयशा के आने का इंतज़ार कर रही थी। नीनी, मैंने एडवोकेट कविलाश से बात कर ली है, अयांश की कस्टडी तुझे ही मिलेगी, उस अभय को नहीं। सायशा आयशा को दिलासे देने लगी तो आयशा ने अपनी आंखें बंद करके जवाब दिया, साम दाम दंड भेद जो करना है करो, मुझे बस मेरे बच्चे से मतलब है। मेरे अयांश की कस्टडी सिर्फ और सिर्फ मेरे हक में आनी चाहिए। हाँ ऐसा ही होगा, अभय ये केस हारेगा और हम ही जीतेंगे। सायशा ने भी आयशा की बात पर हामी भरी और फिर वो दोनों अपने अपने काम में लग गईं। अगला दिन राठौर मैंशन। अभय स्टडी रूम में कुछ ज़रूरी फाइल्स को रीड कर रहा था, तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। स्क्रीन पर आयशा का नाम फ्लैश हुआ तो अभय के होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि वो जानता था कि आयशा उसे कॉल क्यों कर रही है। अभय ने वो कॉल पिक करी तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आयशा की गुस्से से भरी आवाज़ सुनाई दे पड़ी, तुम्हारा वकील मेरे घर पर आया था। तुम कोर्ट तक पहुंच गए? कि तुमने ठीक नहीं करा। तुम एक अच्छे पिता हो ही नहीं सकते। अगर होते ना तो अयांश के लिए सोचते, इस तरह से उसको बीच मझधार पर लाकर खड़ा ना कर देते, उसे माँ बाप से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं करते। लेकिन अब जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगे। लड़ाई तुमने शुरू करी है ना,
ख़त्म अब मैं करूँगी, तो मेरे बेटे को मुझसे नहीं छीन पाओगे। इतना कहकर आयशा ने वो कॉल काट दी। तो अभय सोच में पड़ गया क्या वाकई में उसने अपनी ज़िद में आकर अयांश को चोट पहुंचा दी है। तभी उसे उसके वकील शेखर का कॉल आया। इस वक्त उसका मूड किसी से भी बात करने का नहीं था, इसीलिए उसने अपना नंबर बिज़ी कर दिया। इतने में वहाँ पर गीतांजलि आ गई। उसने अभय के डेस्क पर कॉफ़ी का मग रखा और कुछ देर वहीं खड़ी अभय को घूरती रही एक टुक। इतने में अभय को भी ये रियलाइज़ हुआ कि जैसे कोई उसे काफ़ी देर से घूर रहा है। अपने सामने अपनी माँ को खड़े देख अभय ने रूड होकर कहा, कुछ चाहिए था आपको? पैसे चाहिए होंगे, मैं चेक दे देता हूँ आपको, कैश करवा लेना बैंक जाकर। अभय का इतना ही कहना था कि तभी गीतांजलि बोली, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, मैं तो तेरे लिए कॉफ़ी लेके आई थी, ठंडी हो रही है कॉफ़ी, पी ले। ठीक है, मैं पी लूँगा, अभय ने थोड़ा नॉर्मल होकर जवाब दिया इस बार। तो गीतांजलि काफ़ी खुश हुई अपने बेटे के व्यवहार देखकर, मगर वो अब भी अपनी जगह से हिली नहीं। तो अभय ने फिर से अपनी माँ से कहा, आपको कुछ और चाहिए क्या, या फिर कुछ कहना चाहती हैं आप मुझसे? बेटा, मुझे गलत मत समझना, मगर तुझे या हमें कोई हक नहीं है अयांश पर अपना हक जताने का। तो फिर से नाइंसाफ़ी कर रहा है आयशा के साथ, जैसे 7 साल पहले तूने मेरे कहने पर आकर कर दी थी उसके साथ नाइंसाफ़ी। कस्टडी की लड़ाई के चक्कर में कहीं। गीतांजलि अपनी बात पूरी कर ही रही थी कि इतने में वहाँ पर मानव आ गया, तो वो चुप हो गई। मानव को हल्की सी मुस्कान देते हुए अभय ने अपनी माँ से कहा, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ मासा, अभी आप यहाँ से जाइए। गीतांजलि के वहाँ से जाने के बाद अभय ने मानव को अपने पास बुलाया। क्या हुआ बेटा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ कहना है क्या आपको? अभय ने मानव से पूछा। तो उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। बोलो। उसने मानव को उसकी बात कहने को कहा। तो वो अभय से बोला, डैड, मेरी समर वैकेशन स्टार्ट हो गई हैं, मुझे घूमने जाना है। आप मम्मी के साथ, आप हर वेकेशन पर मना कर देते हो साथ चलने से या फिर मम्मी के साथ ले जाने से। इस बार नहीं सुनूंगा मैं आपकी, मुझे आप दोनों के साथ वेकेशंस पर जाना है। मानव का मायूस चेहरा देखकर अभय को बुरा तो काफ़ी लग रहा था, मगर वो कुसुम को किसी भी कीमत पर अपने और मानव के साथ नहीं ले जाना चाहता था। ठीक है बेटा, मैं सोच के बताता हूँ किसी तरह। मानव को समझाकर अभय ने उसे अपने केबिन से बाहर भेज दिया। वहीं इस वक्त आयशा, अयांश और सायशा ग्रोसरी खरीदने के लिए मार्ट आए थे। अयांश ने अपने लिए एक अलग ट्रॉली ले ली, अपना अलग राशन लेने के लिए। तो आयशा और सायशा वो दोनों अपना सिर पकड़कर उसे ही देखने लगी। तभी आयशा का फ़ोन रिंग करने लगा। वेद उसे कॉल कर रहा था, तो उसने पिक कर ली वो कॉल। वो बात अभय और कुसुम से रिलेटेड थी, इसलिए आयशा बात करने के लिए मार्ट से बाहर आ गई। तो ये बात है, इसलिए वह चाहता है कि उसकी लाइफ में मैं वापस आ जाऊँ। हाँ, आयशा वेद से बोली। मगर इतने में उसके पीछे भागता हुआ आदमी आया। उसके पीछे स्टोर का गार्ड भी दौड़ रहा था, जिस वजह से आयशा को टक्कर लग गई और वो सीढ़ी से नीचे गिरने को हुई। मगर तभी उसे किसी मजबूत हाथों ने अपनी बाहों में ले लिया। आंखों में ब्लैक शेड्स, थ्री पीस सूट, ऊपर से जैस्मीन के फूलों की महक कि आयशा की नज़रों से उस आदमी से हट ही नहीं पा रही थी। आर यू ओके मिस? उस आदमी ने आयशा से पूछा। तो उसने अपना सिर हाँ हिलाया और अपने कपड़े सही करने लगी। थैंक यू। उस आदमी को थैंक्स कहने के बाद आयशा वहाँ से जाने लगी, मगर उसके बाल उस आदमी के शर्ट के बटन पर अटक गए और एक बार फिर से वो उसके सीने से जा लगी। उन दोनों का ये सीन दूर खड़ी कुसुम देख रही थी। अपने होठों पर शातिर मुस्कान लिए उसने अपने बैग से एक फ़ोन निकाला और आयशा और उस के साथ मौजूद उस आदमी की पिक्चर्स क्लिक करते हुए खुद से बोली, अभय को भी पता चलना चाहिए कि जिस औरत से वो इतनी शिद्दत से प्यार करते हैं, असल में वो औरत खुलेआम इश्क लड़ा रही है किसी और मर्द के साथ। इतना कहकर वो पिक्चर्स उसने अभय को सेंड कर दी और वहाँ से उसकी गाड़ी चली गई। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।